Hello everyone, welcome to the second video of Chapter 1 NISM Module 8 Equity Derivatives. In this particular video, we are going to understand in detail the different products in derivative market. So basically हम लोग बहुत सारे अलग अलग products को use कर सकते हैं derivative market में like forwards, futures, options and swap. बट एक्सचेंज पे सिर्फ दो ही डेरिवेटिव यूज होते हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे इन द लास्ट वीडियो, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो व्हाट आर द रिमेनिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या होते हैं वो, क्यों वो यूज नहीं होते हैं, ये सब समझेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में. सो विल स्टार्ट विद फॉरवर्ड्स. टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स विल take a real time example so that you can easily understand what are these two concepts. So we'll start with forwards first. Forward is basically a contractual agreement between two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price. So let's suppose there is a car which needs to be sold by one person and which is being bought by the other person. तो एक पर्सन उस कार को सेल करना चाह रहा है, दूसरा पर्सन उस कार को बाय करना चाह रहा है. अब जब मार्केट में एक बायर और एक सेलर है तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर दोनों एक डील कर लेते हैं कि एक महीने के बाद ये कार हम लोग ट्रांजैक्ट करेंगे, मतलब इस कार को सेलर सेल करेगा और बायर बाय करेगा फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस दैट इज 3 लाख रुपीज. तो वो दोनों पर्सन अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, दैट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पीपल. मतलब यहाँ पे कुछ भी इलीगल नहीं है. सो दैट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पीपल टू बाय एंड सेल दैट पर्टिकुलर कार. एक पर्सन 3 लाख रुपए में कार को बाय करना चाहता है, दूसरा पर्सन 3 लाख रुपए में कार को सेल करना चाहता है आफ्टर 1 मंथ. तो यहाँ पे टाइम भी डिसाइड हो गया और यहाँ पे प्राइस भी डिसाइड हो गया. सो दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी नोन एज दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. यहाँ पे अगर एक पर्सन भाग जाता है या वो डिसऑनर कर देता है उस एग्रीमेंट को, सो देयर विल बी नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी. द पर्सन कैन गो टू कोर्ट, ही कैन क्लेम दैट यस देयर वाज एन एग्रीमेंट. सो दैट विल बी अ डिफरेंट पार्ट. बट देन तुरंत हाथों हाथ उसे उसी पर्टिकुलर डेट पे उस कार की डिलीवरी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी थर्ड पार्टी नहीं लेगा. सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द टू पार्टीज विच आर इन्वॉल्व. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन. सेकेंड पॉइंट, इट इज एन ऑब्लिगेशन दैट मीन्स दोनों पार्टीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है. जो कार को बाई कर रहा है उसको अमाउंट देने का ऑब्लिगेशन है, 3 लाख रुपीज अमाउंट देने का ऑब्लिगेशन है. और जो कार को सेल कर रहा है उसे वो कार डिलीवर करने का ऑब्लिगेशन है. सो बोथ ऑफ दीज पीपल हैव सम ऑब्लिगेशन. मतलब ये उन्हें करना ही करना है बिकॉज दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पीपल. तो ये दोनों को करना ही है. नाउ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज customized contract and this is the biggest difference between futures and forwards. So this particular contract is customized contract. Customized contract का मतलब ये होता है कि इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. जो बायर और सेलर है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे जो हमने 1 मंथ की कंडीशन ली है वो अगर 1.5 महीने बाद करना है तो आप उसे भी कर सकते हैं कि चलो हमें जो डील करनी है वो हम 1.5 महीने बाद की करेंगे. सो ये जो ट्रांसफर होगा कार का ये 1.5 महीने के बाद होगा. अगर 3 लाख की जगह उन्हें लगता है कि ये 2.5 लाख में होना चाहिए डील, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2.5 लाख लिखवाएंगे. So they are not dependent upon any particular price or any particular market indicator, market price. They are dependent upon the deal between the two people. तो इन दोनों के बीच में जो भी डील होती है that will be accepted by both of these people. So that is customized. Now these are traded over the counter. तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं. ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि ये किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे हैं. सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर दी काउंटर. मतलब यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, किसी एक्सचेंज पे जाके ये लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं. ये जो भी ट्रेडिंग हो रही है दैट इज कम्प्लीटली डन ओवर दी काउंटर. कोई भी थर्ड पार्टी इनके ट्रेड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है. और यहाँ पे अगर रिस्क होता है दैट इज द काउंटर पार्टी रिस्क. तो अगर ये रिस्क होता है सो ये दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है उस रिस्क को बेयर करने के लिए. नो थर्ड पार्टी विल टेक द रिस्क ऑन देमसेल्व्स. That is a forward contract. Now we'll come on to futures. पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसी एग्जांपल में थोड़े से हम लोग चेंजेस करेंगे. So future contract is similar to a forward contract except that the deal is made through an organized and regulated exchange. अब उसी एग्जांपल में हम लोग थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं. नाउ जो डील इन दोनों लोगों के बीच में हुई थी
ये डील ये दोनों आपस में ना करते हुए दोनों जाते हैं एक थर्ड पार्टी के पास जो कि एक एक्सचेंज है. इन दिस एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एक्सचेंज एज द मारुति ट्रू वैल्यू, जो कि सेकेंड हैंड कार्स के परचेस और सेल में हेल्प करता है. तो जो बायर है वो मारुति ट्रू वैल्यू के पास गया कि भाई मुझे एक कार बाय करनी है, और जो सेलर है वो भी मारुति ट्रू वैल्यू के पास गया कि मुझे कार सेल करनी है. ना मारुति ट्रू वैल्यू विल कंप्लीटली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डील. वो पूरी कार की अलग अलग चीज़ें देखेंगे, कार की क्वालिटी देखेंगे, वो लोग ये देखेंगे कि कार में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है एस्टिमेटेड, वो मार्केट प्राइस वो लोग बताएंगे बायर और सेलर दोनों को कि भाई दिस इज द प्राइस फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू बाय एंड दिस इज द प्राइस फ्रॉम विच आई एम गोइंग टू सेल. तो यहाँ पे जो मारुति ट्रू वैल्यू है कार के सेलर के लिए वो बायर है. सो मारुति ट्रू वैल्यू इज बायर फॉर द पर्सन हु इज सेलिंग द कार. जो कार सेल कर रहा है उसके लिए मारुति ट्रू वैल्यू बायर है. जो पर्सन कार बाय कर रहा है उसके लिए मारुति ट्रू वैल्यू सेलर है. वो मारुति ट्रू वैल्यू से खरीद रहा है. मतलब कार कहाँ से कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता, ये सिर्फ मारुति ट्रू वैल्यू को पता है. सो द पर्सन हु इज बाइंग द कार डज नॉट नो हु इज द सेलर. द पर्सन हु इज सेलिंग द कार डज नॉट नो हु इज द बायर. फॉर बोथ ऑफ देम द काउंटर पार्टी इज मारुति ट्रू वैल्यू. तो यहाँ पे जो काउंटर पार्टी है वो मारुति ट्रू वैल्यू होती है, और उसके कारण मारुति ट्रू वैल्यू काउंटर पार्टी रिस्क से भी दोनों को बचाता है. मतलब अगर दोनों के बीच में डील हुआ है, मारुति ट्रू वैल्यू ने ये डील की है कि 1 महीने के बाद ये कार 3 लाख रुपए में ट्रांजैक्ट होगी, मतलब मारुति ट्रू वैल्यू एक से खरीदेगा और दूसरे को सेल करेगा. बीच में ये लोग छोटा सा अपना कमीशन रखते हैं जिसे स्प्रेड प्राइस बोलते हैं. सो दैट विल कम ऑन टू लेटर कि उनका प्रॉफिट कैसे होता है. सो यहाँ पे मारुति ट्रू वैल्यू एक से कार खरीदेगा और दूसरे को सेल करेगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व. मारुति ट्रू वैल्यू ने पर्सन ए से पैसे तो ले लिए 3 लाख, लेकिन पर्सन बी कार देने ही नहीं आया उस दिन. तो नाउ इट्स मारुति ट्रू वैल्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द सेम क्वालिटी ऑफ कार फ्रॉम समवन एल्स एंड डिलीवर इट टू द पर्सन ए हु हैज पेड 3 लाख रुपीज. तो ये पर्सन ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, या अगर किसी भी कंडीशन में वैसी कोई कार नहीं भी मिलती है सो पर्सन ए को 3 लाख रुपए रिटर्न भी कर दिए जाएंगे विद सेफ्टी. तो यहाँ पे रिस्क कंप्लीटली खत्म हो गया. सो दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज जब भी एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है तो काउंटर पार्टी रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो जाता है. आपका पैसा फंसेगा नहीं, आपका पैसा एक थर्ड पार्टी के पास है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका पैसा कहीं भी डूबेगा नहीं. सो इंडीड वी मे से फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ऊपर हमने देखा था कि जो फॉरवर्ड्स थे वो कहाँ ट्रेड हो रहे थे, ओवर द काउंटर. नाउ फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड होते हैं, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं. सो देयर इज अ कॉमन एक्सचेंज. इंडिया में जो एक्सचेंजेस हैं वो है NSE एंड BSE. और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं बट द 2 मेजर एक्सचेंजेस आर NSE एंड BSE. तो अगर हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट की शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम लोग एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, सो दैट इज नोन एज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. और अगर हम लोग आपस में ये डील करते हैं तो दैट इज नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो इन इंडिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगलाइज्ड. इन इंडिया देयर इज ओनली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज लीगलाइज्ड. अब ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसा होता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है. स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब ये कस्टमाइज्ड नहीं है. ऊपर वो कस्टमाइज्ड था, नीचे ये स्टैंडर्डाइज्ड है. सो स्टैंडर्डाइज्ड होने का मतलब ये है कि यहाँ पे कितने प्राइस पे ये ट्रांजैक्शन होगा ये देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सचेंज का है. तो एक्सचेंज आपको बताएगा कि विच इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड विच इज द करंट मार्केट प्राइस. तो कौन से प्राइस पे आप ट्रेड कर सकते हो ये एक्सचेंज बताएगा. डिलीवर कब करना है, ये डिलीवरी डेट आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकते कि भाई 1 महीने की जगह 1.5 महीना कर दिया. अगर 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 मंथ में डिलीवर करना ही करना है. सो यूजुअली इन केस ऑफ इक्विटी फ्यूचर्स द एक्सपायरी डेट इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ. सो दैट इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज. अब उसके बीच में कोई भी यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ सकता. तो एक्सचेंज इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टैंडर्डाइज कर देता है. एक्सचेंज ने क्वांटिटी भी स्टैंडर्डाइज कर दी विच इज यूजुअली नोन एज लॉट साइज. तो अगर आप लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आपको 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना होगा. आप 1 या 2 क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर सकते हैं. वहीं पे अगर आप ओवर द काउंटर ट्रेड करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी भी वेरी कर सकते हैं कि भाई मुझे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है या ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है. जब आपने कार की डील का एग्जाम्पल लिया तो हम एक की जगह 2 कार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. लेकिन अगर आप मारुति ट्रू वैल्यू के थ्रू कर रहे हो तो वहाँ पे जितनी कार मारुति ट्रू वैल्यू एक बार में बाय सेल करेगा उतनी ही क्वांटिटी पे आपको ट्रेड करना रहेगा. सो द कॉन्ट्रैक्ट इज standardized and not customized.
So these are the major differences between a future contract and a forward contract. I hope बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. Still there will be many more doubts. तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके चैप्टर नंबर 3 में क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज देयर वी आर अंडरस्टैंडिंग द फ्यूचर्स एंड द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन वेरी मच डिटेल. वो पूरा जो इस स्लाइड पे हम पढ़ रहे हैं वो पूरा चैप्टर ही इन दोनों के ऊपर है. तो जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं, वो सारे डाउट्स आपके चैप्टर 3 में क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देखना था कि होते क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट. इनकी डिटेल वर्किंग विल बी देयर इन चैप्टर 3. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट वी हैव इज ऑप्शंस. सो ऑप्शन में आपको सिर्फ एक चीज याद करनी है, दैट ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल. तो ऑप्शन क्या करता है, ऑप्शन एक राइट देता है और ऑब्लिगेशन नहीं देता है. दैट इज द ओनली लाइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब इसका भी हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं. सो ऑप्शंस का अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सो लेट्स सपोज आप एक कार डीलर हैं. ऑप्शंस के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन हमेशा मिलेगी, ऑप्शन इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय. सो ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन. ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है डिटेल में आपसे. कॉल ऑप्शन इज अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय. सो कॉल ऑप्शन क्या है, वो एक राइट है बट ऑब्लिगेशन नहीं है. अभी सेंटेंस का मतलब ही हमें समझ नहीं आता है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में इसका मतलब क्या है. सो मैं सिर्फ इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में. लेट सपोज एक कार है जो लॉन्च होने वाली है, अभी लॉन्च हुई नहीं है, लॉन्च होने वाली है, और इसका जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है वो 5 लाख रुपीज़ का है. आप एक कार डीलर के पास जाते हैं और आप उसे बोलते हैं कि भाई 5 लाख रुपीज़ इसका मार्केट प्राइस है और 5 लाख रुपीज़ में ही मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ. लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर चला गया या नीचे चला गया तो भी मैं 5 लाख रुपीज़ में ही खरीदूंगा. अगर ये कार 6 लाख रुपीज़ में मिली तो मैं आपको 6 लाख रुपये नहीं पे करूँगा, मैं आपको 5 लाख रुपीज़ ही पे करूँगा. सो डीलर ने बोला यार ये तो पॉसिबल नहीं है. ये तभी पॉसिबल है अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हम एक डील कर लें. सो बोथ ऑफ दीज पीपल दे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. इस डील में ये लोग क्या बोलते हैं और क्या मेंशन करते हैं. सो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट दे मेंशन कि अगर ये कार की प्राइस 6 लाख भी हो जाए या 4 लाख भी हो जाए, तब भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट का बायर है वो उसे 5 लाख में खरीदने का राइट रखता है. ठीक है. तो जब भी आप एक राइट को बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप एक राइट को परचेस कर रहे हैं, राइट टू बाय को आप परचेस कर रहे हैं, तो आप एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की डील कर रहे हैं. फ्यूचर्स में क्या होता था, फ्यूचर्स में आप बाय और सेल, एक पर्सन बाय कर रहा है, एक पर्सन सेल कर रहा है. तो अगर प्राइस वहाँ से कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए तो वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपको बेयर करना पड़ता था. लेकिन यहाँ पे आपको एक राइट मिल रहा है, राइट टू बाय, बट देन दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन. तो इसे हम थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो जिस पर्सन ने, मैंने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो बिकॉज आई एम द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा हूँ तो मुझे बाय करने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा. सो 10,000 रुपीज़ का एक प्रीमियम मैंने पे किया सामने वाले पर्सन को. तो मैंने उसे बोला मैं आपको 10,000 रुपीज़ देता हूँ, इसके बदले में आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके दे दो कि मैं जब भी आऊँगा ये 5 लाख रुपए में आप मुझसे कार ले लोगे. सो मुझसे आप 5 लाख रुपए लोगे और ये कार आप मुझे दे दोगे. सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट. इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने पे कितना किया, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे किया 10,000 रुपीज़. इस 10,000 को हम बोलते हैं प्रीमियम अमाउंट. दिस इज़ द प्रीमियम अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी भी होगी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होती है. सो एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी है जो कि है 1 मंथ. सो 1 मंथ में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ में ये कार लॉन्च होने वाली है. तो अगर मैं 2-3 साल के बाद आया जब ये कार ऑब्वियसली बहुत कॉस्टली हो सकता हो क्योंकि बहुत एडिशनल फीचर्स उसमें ऐड हो चुके होंगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क नहीं करेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 महीने के लिए वैलिड है क्योंकि ये कार 1 महीने में लॉन्च होने वाली है. तो अगर 1 महीने में मैंने इसे यूज़ कर लिया तो ये यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ ये एक्सपायर हो जाएगा और मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊँगा. अब हम 2 सिनेरियोज़ देखते हैं. केस 1, ये कार 4 लाख रुपीज़ में मार्केट में सेल हो रही है. जैसे ये कार लॉन्च हुई ये मार्केट में 4 लाख रुपीज़ की प्राइस पे आई. तो क्या मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा उस पर्सन के पास कि भाई मुझे ये कार 5 लाख रुपए में दो? बिल्कुल भी नहीं. मैं किसी और डीलर के पास चला जाऊंगा, उसे 4 लाख रुपीज़ पे करूंगा और ये कार में ख़रीद के आ जाऊंगा. तो क्या केस 1 में मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया? मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ नहीं किया.
मैं किसी भी डीलर के पास चला जाऊंगा, उसे 4 लाख रुपीज़ दूंगा और मैं कार लेके आ जाऊंगा, मुझे 5 लाख पे करने की क्या ज़रूरत है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है ये सिर्फ मेरे पास है, ये वो सामने वाले डीलर के पास नहीं है, बिकॉज आई एम द बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली वही रखेगा, और मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के 10,000 रुपये भी पे किए हैं, तो वो जो 10,000 रुपये उस डीलर को मिले हैं वो उसका प्रॉफिट है। तो अब वो बाकी लोगों को तो कार 4 लाख रुपए में सेल करेगा, लेकिन वो मुझे वो कार सेल नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं उसके पास जाऊंगा ही नहीं। तो मैंने जो उसे 10,000 रुपये पे किए थे, ये 10,000 रुपये उसका प्रॉफिट है और मेरा लॉस है। मेरा लॉस क्यों है? क्योंकि प्राइजेस नीचे चली गई तो ये 10,000 रुपये मेरे चले गए। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बनाता ही नहीं तो भी ये कार मुझे 4 लाख में मिल रही थी, और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तब भी ये कार मुझे 4 लाख में ही पड़ेगी। तो अगर मार्केट प्राइस ही 4 लाख हो गया है तो मैं कहीं से भी खरीदूँ मुझे 4 लाख में ही मिलेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वेस्ट हो गया। सो ये जो 10,000 रुपीज़ थे ये मेरा लॉस था, और सामने वाले का, उस डीलर का 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्यों बनाया? मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये कार की प्राइजेस बढ़ने की भी चांसेस थी। सो लेट्स सी द केस 2। केस 2 ये था कि इस पर्टिकुलर कार की प्राइस 6 लाख रुपीज़ हो गई वाइल लॉन्चिंग। ये जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन इसकी प्राइस 6 लाख रुपीज़ पे लॉन्च हुई। तो अब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेके जाऊंगा, मैं उसे यूज़ करूंगा। आई विल गिव दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट टू द डीलर, उसके सिग्नेचर उसे दिखाऊंगा, देखो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब ये कार आपको मुझे 5 लाख रुपीज़ में देनी पड़ेगी। केस 2 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? केस 2 में 6 लाख की कार जो मैं कहीं भी बेचूंगा तो 6 लाख में सेल होगी। मान लो मैंने वो 5 लाख में परचेज किया और मैंने किसी भी बाहर पर्सन को बोला कि भाई ये लो 5 लाख रुपए में कार सेल हो रही है, 5 लाख रुपए में आप मुझसे ले जाओ। तो अगर इसकी मार्केट प्राइस में देखूंगा तो वो 6 लाख रुपीज़ है, लेकिन मैंने उसे कितने में परचेज किया? 5 लाख रुपीज़ में परचेज किया, तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10,000 रुपीज़ पहले ही पे कर दिए थे, तो 10,000 रुपीज़ जो मैंने पे किए वो तो ऑलरेडी मेरा एक एक्सपेंस था। सो ये 10,000 के प्रॉफिट में से वो 1 लाख के प्रॉफिट में से वो 10,000 जो प्रीमियम मैंने पे किया था वो भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो होगा 90,000। सो कार तो मुझे 1 लाख रुपए कम की पड़ी, लेकिन 10,000 रुपीज़ मैं पहले ही पे कर चुका था, वो मेरा एक एक्सपेंडिचर था। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 90,000 का, 1 लाख माइनस 10,000। सो दिस इज अ ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक राइट है, मैं उसे यूज़ करना चाहूँ। जैसे मैंने केस 1 में मैंने उसे यूज़ नहीं किया था, लेकिन केस 2 में मैंने उसे यूज़ किया। सो केस 1 में क्योंकि वो प्राइस नीचे चली गई थी तो मैंने इस राइट को यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि ये राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे यूज़ करूँ, मैं अगर नहीं चाहूँ तो मैं इसे यूज़ नहीं करूँ। तो अगर ये प्राइस नीचे चली गई, मैंने जिस भी पर्टिकुलर प्राइस पे कोट किया है, ये जो 5 लाख रुपीज़ है इस प्राइस पे मैंने कोट किया है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो अगर प्राइस मेरी स्ट्राइक प्राइस के भी नीचे चली जाएगी तो मैं इस पर्टिकुलर राइट को यूज़ नहीं करूँगा। अगर ये प्राइस मेरे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चली जाती है तब मैं इसे यूज़ करूँगा, मैं इसे एक्सरसाइज करूँगा और मैं अपने राइट को फुलफ़िल करूँगा। सो ये सिर्फ एक राइट है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यूजुअली मैं राइट को कब एक्सरसाइज करूँगा? मैं उसे तब एक्सरसाइज करूँगा जब मुझे प्रॉफिट होने वाला हो। मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा चली जाएगी। तो ये सब हम लोग डिटेल में समझेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस ऑप्शन। बट यहाँ पे मेन हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि ऑप्शन इज़ अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है उसके पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकता है बिफोर एक्सपायरी, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं है। वो अगर नहीं चाहे तो वो अपने राइट को यूज़ नहीं भी करे। तो अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के नीचे है तो वो कभी भी अपने इस राइट को यूज़ नहीं करेगा, और अगर मार्केट प्राइस की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चली जाती है उस कंडीशन में ही वो अपने इस राइट को यूज़ करेगा। तो बिल्कुल सिमिलरली अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं एक राइट खरीदता हूँ। अगर कोई स्टॉक 500 रुपीज़ पे है तो 500 रुपीज़ पे अगर मैंने उसका ऑप्शन खरीद लिया तो 500 रुपीज़ के जितना भी ऊपर जाएगा वो पूरा मेरा प्रॉफिट होगा। तो अगर 500 रुपीज़ से वो स्टॉक 550 चला गया, 600 चला गया, तो वो पूरा 50 और 100 रुपीज़ का जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो पूरा मुझे मिलेगा। सिर्फ एक छोटा सा प्रीमियम देके, ये जो प्रीमियम होता है बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, 5 रुपये, 10 रुपये, कभी कभी 2 या 3 रुपये का भी होता है। ये कैसे वेरी करता है ये भी हम समझेंगे। तो मैंने सिर्फ 10 रुपये का प्रीमियम पे किया और 500 रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर लिया,
तो अगर वो स्टॉक 500 के ऊपर जाएगा तो जितना ऊपर जाएगा पूरा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे चला गया, कभी वो स्टॉक 400 पे चला गया, 300 पे चला गया, तो मुझे ये 100-200 रुपीज़ का लॉस बेयर नहीं करना है। मेरा सिर्फ वो 10 रुपये का प्रीमियम का लॉस हुआ है, उसके अलावा मेरा कोई भी लॉस नहीं होगा। सो ऑप्शन एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे हमारे पास राइट है लेकिन देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन। तो प्रॉफिट पे हम लोग अपने राइट को यूज़ करेंगे, लेकिन लॉस में हम इसे एज अ ऑब्लिगेशन लेंगे और हम इस ऑब्लिगेशन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये कभी भी कंपल्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिट मिलता है। जो लॉस हमारा है वो सिर्फ वो 10 रुपये का प्रीमियम है जो हम पे करते हैं। ये प्रीमियम अमाउंट बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट सा अमाउंट होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरली देखेंगे। Next, we need to understand what are swaps. So, a swap is an agreement made between two parties to exchange the cash flows in the future according to a pre-arranged formula. Swaps are broadly speaking series of forward contracts. तो स्वैप भी एक ओवर द काउंटर एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये एक तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही है, बट ये कैसा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के एक सीरीज के बराबर है। लाइक देयर आर मेनी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। सो स्वैप्स हेल्प द मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद द वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड कमोडिटी प्राइजेस। सो इंटरेस्ट रेट से बचने के लिए या करेंसी एक्सचेंज रेट से बचने के लिए या कमोडिटी प्राइजेस के मूवमेंट से बचने के लिए पीपल यूजुअली यूज द स्वैप। अभी स्वैप होता क्या है? सो फॉर एग्जांपल देयर आर टू डिफरेंट कंपनीज। कंपनी ए की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड कंपनी बी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी खराब है। एंड कंपनी ए जब बैंक के पास जाती है तो बैंक उसे बोलती है कि बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो हम आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट देंगे। बिकॉज अगर मार्केट रेट कम होता है तो हम आपसे कम इंटरेस्ट रेट लेंगे, अगर मार्केट रेट ज़्यादा होता है तो हम आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे। वेरेस कंपनी बी जब बैंक के पास जाती है तो बैंक उसे बोलता है कि हम आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अगर हमने इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन फ्यूचर तो मे बी यू वोंट बी एबल टू पे दैट अमाउंट और हम आपसे वेरिएबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दे आर डूइंग द fixed interest rate transaction between them. Now, bank A wants the variable interest rate and company A wants the variable interest rate and company B wants the fixed interest rate. But because बैंक उन्हें अपोजिट इंटरेस्ट रेट देने के लिए तैयार है तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? दे विल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद इन देमसेल्व्स कि बैंक ने जो फिक्स इंटरेस्ट रेट कंपनी बी को दिया है वो पे करेगा कंपनी ए। सो कंपनी ए कंपनी बी को वो पे करेगा और कंपनी बी बैंक को पे करेगा। एंड जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट कंपनी ए को दिया है वो कंपनी बी के पास चला जाएगा, मतलब वाइस वर्स हो जाएगा। सो कंपनी ए को बैंक दे रही है वेरिएबल इंटरेस्ट रेट बट इट वांट्स फिक्स इंटरेस्ट रेट। तो इन दोनों की आपस की डील होगी कंपनी ए एंड कंपनी बी की कि अगर बैंक वेरिएबल इंटरेस्ट रेट कंपनी ए को दे रही है so company B will pay company A and then company A will pay it to the bank। तो ये दोनों अपने अपने एक्सचेंज रेट या अपने अपने इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर देते हैं एंड दैट इज नोन एज स्वैप। तो स्वैप में आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने कैश फ्लोज को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो अगेन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट मैंने काफ़ी ईजी लैंग्वेज में समझा है एंड आई होप ये आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा। Then we have market participants. So hedgers, speculators and arbitrators. These are the different terms that we need to understand कि hedgers कौन होते हैं, speculators कौन होते हैं and arbitrators कौन होते हैं. So hedgers are basically people who face the risk associated with the prices of the underlying asset and use derivatives to reduce their risk. So अगर आपने underlying asset का एक portfolio बना के रखा है और आपको उस पोर्टफोलियो की रिस्क को कंप्लीटली खत्म करना है तो आप उसे हेज कर सकते हो यूजिंग डेरिवेटिव्स। हम इसे अगेन काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं इन दी फोर्थकमिंग चैप्टर्स। सो चैप्टर 3 में हेजिंग क्या होता है एकदम डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट फॉर एन ओवरव्यू हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे आपने 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो फॉर्म किया है, सो उस पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए आप क्या करेंगे? आप पुट ऑप्शन परचेस कर लेंगे बिकॉज पुट ऑप्शन नेगेटिव डायरेक्शन पे वर्क करता है। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरेगी बट पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। सो दिस इज हाउ योर
लॉस विल बी नलिफाइड। वहीं पे अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है और आप उसे हेज करना चाहते हैं तो आप उसे फ्यूचर्स शॉर्ट सेल करके भी हेजिंग कर सकते हैं। तो अगर मार्केट नीचे चला गया और वहां पे आपका पोर्टफोलियो में लॉस हो गया तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी गिवन बाय द फ्यूचर शॉर्ट सेलिंग। सो दीज आर डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन हेज योर पोर्टफोलियो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोरोना का फैक्टर सामने दिखा और एकदम से जैसे ही मार्च अप्रैल में कोरोना का फैक्टर आया था तो हर किसी को पता था कि यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल में जा सकते हैं, जब लॉकडाउन तक डिक्लेयर हो चुका था। सो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि मार्केट विल फॉल डाउन। मार्केट कितना गिरेंगे किसी को नहीं पता था, मार्केट कब तक गिरेंगे किसी को नहीं पता था। तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन थे, या नहीं तो हम अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के मार्केट से बाहर हो जाएं, या नहीं तो हम लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूज करते हुए हेज कर लें। मतलब अपने पोर्टफोलियो के बराबर हम लोग पुट ऑप्शन बाय कर लें, या नहीं तो फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर दें। सो दिस इज hedging. Second, we have speculators and traders. So speculators and traders try to predict the future movement in prices of the underlying asset, and based on the view they take the position in the derivative contract. तो speculators and traders are single directional traders, मतलब अगर उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बाय कर लेते हैं, अगर उन्हें लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो वो लोग शॉर्ट कर लेंगे। तो अगर उन्हें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वो लोग उसका फ्यूचर्स बाय कर लेंगे या कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा तो वो लोग या नहीं तो फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर देंगे या नहीं तो पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। अब ये लॉजिक क्या है इसके पीछे का, अगेन दिस विल बी मेड वेरी मच क्लियर इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। आर्बिट्रेजिंग, arbitraging is nothing but exploiting a price difference between two different markets. So arbitrage is a deal that produces profit by exploiting a price difference in a product in two different markets. So for example आपको ऐसा लगता है कि कोई एक मार्केट है जहाँ पे मोबाइल्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं और एक दूसरा मार्केट है जो कि बहुत पॉश एरिया है उस पर्टिकुलर सिटी का, और आपको ये लगता है कि वहाँ पे मोबाइल काफ़ी कॉस्टली होता है। सो वॉट पीपल कैन डू, they can purchase the mobile from the area जहाँ पे मोबाइल बहुत चीप है and they can start selling it in the area जहाँ पे मोबाइल बहुत कॉस्टली है। या अगर आपको लगता है कि दुबई में आईफोन बहुत सस्ते हैं या दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता है और इंडिया में आईफोन एंड गोल्ड काफ़ी कॉस्टली है, सो व्हाट पीपल डू, पीपल कैन परचेज गोल्ड एंड आईफोन फ्रॉम दुबई एंड दे कैन स्टार्ट सेलिंग इट इन इंडिया। तो एक ऐसे मार्केट से परचेज करना जहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं और एक ऐसे मार्केट में सेल करना जहाँ पे चीज़ें महंगी हैं इज नोन एज arbitraging. हेजर्स, आर्बिट्रेजर्स एंड स्पेकुलेटर्स। अब इसमें से हम लोग कौन से हैं? सो हम लोग होते हैं थर्ड टाइप, दैट इज स्पेकुलेटर्स। हम लोग जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज स्पेकुलेशन। हम कितनी भी रिसर्च कर लें वो होगा स्पेकुलेशन ही। वो एक अंदाज़ा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो हम परचेस कर रहे हैं, भले उस स्पेकुलेशन के पीछे काफ़ी लंबी रिसर्च हो, बट अल्टीमेटली वो है तो स्पेकुलेशन। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, नो बडी इज़ श्योर अबाउट इट कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये सिर्फ हमारा एक एस्टिमेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब वो एस्टिमेशन की हो सकता है एक्यूरेसी 90% या एक्यूरेसी 80% हो, बट वो कंफर्मेशन कभी नहीं होता है, वो होता सिर्फ स्पेकुलेशन है। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स। लेट्स स्टार्ट विद स्पेकुलेटर्स, जो कि हम लोग ही हैं। सो स्पेकुलेटर्स आर द पीपल हु बिड इन अ सिंगल डायरेक्शन, ईदर बाय और सेल इन द मार्केट। तो अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट पॉजिटिव है तो वो लोग बाय कर रहे हैं, मार्केट बियरिश है, नेगेटिव है तो वो लोग सेल कर रहे हैं। तो वो सब होते हैं स्पेकुलेटर्स। तो 80 to 90% पीपल जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो सब स्पेकुलेटर्स होते हैं। हम सब स्पेकुलेट करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि शेयर ऊपर जा रहा है हम लोग परचेस कर लेते हैं, लग रहा है नीचे जाएगा हम लोग शॉर्ट सेल कर देते हैं। सो दिस इज स्पेकुलेशन, जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड करें, यानी तो बाई करके चलें यानी तो शॉर्ट सेल करके चलें। सेकेंड टाइप ऑफ पीपल आर हेजर्स। Hedgers are the people who save themselves from some risk by making an opposite position. तो वो लोग अपनी रिस्क को सेव करके चलते हैं। अपोजिट पोजीशन किस इंस्ट्रूमेंट में वो लोग बनाते हैं? तो वो लोग अपोजिट पोजीशन बनाते हैं डेरिवेटिव पोजीशन में। सो डेरिवेटिव्स के थ्रू वो लोग हेज करते हैं। एक्चुअली डेरिवेटिव्स होते ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो जो डेरिवेटिव्स हैं वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मार्केट में हेज करने के लिए यूज़फुल होते हैं। तो वो कैसे हेज करते हैं वो हम लोग डेरिवेशन, जब भी हम लोग डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें डिटेल में समझेंगे कि हेजिंग एक्चुअली कैसे होती है। बट ओवरऑल हेजिंग क्या होता है? हेजिंग इज़ अबाउट सेविंग वन सेल्फ फ्रॉम द रिस्क, अपने आप को रिस्क से बचाना।
अगर आप लोगों को पता है डेरिवेटिव्स के बारे में तो मैं एक क्विक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम डेरिवेटिव्स में इसको समझेंगे। तो अगर मैंने कोई भी एक स्टॉक परचेस किया है 100 रुपीज़ पे, या मैंने फ्यूचर्स परचेस किया है 100 रुपीज़ पे, अगेन फ्यूचर्स एज अ डेरिवेटिव, या मैंने स्टॉक परचेस किया है 100 रुपीज़ पे, मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा इसलिए मैंने परचेस किया है, बट मुझे रिस्क भी है कि ये नीचे ना गिर जाए। तो उस रिस्क से खुद को सेव करने के लिए मैं स्टॉक के साथ साथ एक पुट ऑप्शन खरीद लूँगा। अगेन पुट ऑप्शन इज अ डेरिवेटिव। सो जब मैं पुट ऑप्शन खरीद लूँगा, सो मैं रिस्क से खुद को सेव कर रहा हूँ। जब भी मार्केट नीचे जाएगा मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि पुट ऑप्शन मुझे सेव कर लेगा, और जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट बिल्कुल होगा, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा तो ये पुट ऑप्शन मुझे सेव कर लेता है, और अगर मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये पुट ऑप्शन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा ये 100 रुपये का जो प्राइस बढ़ता रहेगा उससे मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल जो हम लोग समझेंगे डेरिवेटिव्स में कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और एक्चुअली होता क्या है। लास्ट इज आर्बिट्रेजर्स। आर्बिट्रेजर्स आर पीपल हु एक्सप्लॉइट द प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट मार्केट्स। सो एक मार्केट है जो बहुत सस्ता सा मार्केट है, मोबाइल मिलते हैं वहाँ पे, मोबाइल्स बाय सेल आप वहाँ पे कर सकते हैं। और एक मार्केट है जो बहुत पॉश एरिया में है, सेम सिटी में। सो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि पॉश एरिया है तो वहाँ पे थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। आपने क्या किया, आपने जो सस्ती वाली मोबाइल की शॉप है वहाँ से मोबाइल्स परचेस करना शुरू किया, और जो पॉश एरिया था वहाँ पे आपने अपनी एक शॉप डाल दी जहाँ पे आप वो मोबाइल को सेल करने लग गए। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप इस प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो आप भी एक आर्बिट्रेजर हैं। तो जितने भी आपको ट्रेडिंग की शॉप्स मिलती हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स, वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो लोग यही चीज़ कर रहे हैं कि वो लोग प्राइस गैप को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक जगह पे प्राइस बहुत सस्ता है जहाँ से वो लोग होलसेल में ख़रीद रहे हैं, और रिटेल मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, तो वो लोग सस्ते मार्केट से ख़रीद के महंगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ नोन एज आर्बिट्रेजिंग। आर्बिट्रेजिंग में उनका बीच का जो बेनिफिट होता है वो उनका प्रॉफिट है, तो बीच का जो भी प्राइस गैप है वो उनका प्रॉफिट है। तो सिमिलरली आर्बिट्रेजिंग स्टॉक मार्केट में भी पॉसिबल है। सो प्रैक्टिकल मार्केट में हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज एक कंपनी है जो कि NSE पे भी लिस्टेड है और BSE पे भी लिस्टेड है। NSE में उसका प्राइस चल रहा है 100.1, मतलब वो 100.10 पे सेल हो रही है, और वहीं पे BSE में उसका प्राइस चल रहा है 100। ये प्राइस डिफरेंस क्यों हो जाता है, ये प्राइस डिफरेंस कई बार वॉल्यूम के कारण आ जाता है। आप अगर सेम कंपनी देखेंगे, सेम शेयर देखेंगे जो अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, तो किसी एक एक्सचेंज पे उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसी एक एक्सचेंज पे वॉल्यूम कम होगा। हर एक्सचेंज पे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, और अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग प्राइस पे वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जब भी ट्रेडिंग प्राइस डिफ़र करती है तो उनका जो प्राइस है वो भी यहाँ पे डिफ़र कर जाता है। तो NSE पे एक शेयर है 100.10 पे, वही शेयर BSE में है ₹100 पे। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये शेयर सस्ते में मिल रहा है वहाँ पे हम उसे कर लेंगे बाय, और जहाँ पे भी वो महंगे में मिल रहा है वहाँ पे हम उसे कर लेंगे सेल। सो हमने बाय कर लिया BSE से और सेल कर दिया NSE में। लेकिन क्या पॉसिबल है कि हम लोग NSE से परचेस करें या BSE से परचेस करें और दूसरे एक्सचेंज में सेल कर दें? सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन इंट्राडे, बट दिस इज़ पॉसिबल इन डिलीवरी। तो आप जब भी शेयर के ओनर हो जाएं तब आपको एक एक्सचेंज से परचेस करके दूसरे एक्सचेंज में सेल करने की अथॉरिटी मिल जाती है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द शेयर। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसे सेल कर सकते हैं। एक्सचेंजेस आर ओनली प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अब ये जो 10 पैसे का गैप है, क्या ये 3 दिन तक रहेगा या T+2 डेज तक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि ये प्राइस 100 और 100.10 पे ही रहे। तो यहाँ पे प्राइस भी डिफ़र कर सकता है और ये गैप भी डिफ़र कर सकता है। तो हमें तो ये बेनिफिट आज के आज ही करना है। तो हम कैसे करेंगे आज के आज ये बेनिफिट? सो हम क्या करेंगे, हम NSE में जहाँ पे ये शेयर का प्राइस था 100.1, यहाँ पे हम इसे कर लेंगे बाय, शॉर्ट। और BSE जहाँ पे शेयर का प्राइस था 100, हमने वहाँ पे कर लिया उसे बाय। तो हमने 100 पे बाय कर लिया और 100.1 पे उसे शॉर्ट सेल कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग ट्रेड हैं।
ये दोनों के दोनों ट्रेड्स ओपन हैं क्योंकि अलग अलग एक्सचेंजेस पे हैं। तो हमने अगर एक एक्सचेंज पे बाय किया है और दूसरे एक्सचेंज पे सेल किया है तो वो एक एक्सचेंज से बाय होके दूसरे पे सेल नहीं हो रहा है, ये दोनों इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं। तो BSE का भी ट्रेड ओपन है और NSE का भी ट्रेड ओपन है। अब लेट्स से कुछ देर के बाद ये प्राइस गैप रिड्यूस हो जाता है, ये प्राइस सेम प्राइस पे आ जाता है। अब वो सेम प्राइस कहीं भी हो सकता है दोनों के दोनों 100 पे आ जाएं, हो सकता है दोनों के दोनों 80 पे चले जाएं, या हो सकता है दोनों के दोनों 120 पे चले जाएं। तो हम एक एक करके इनको एग्जांपल में देखते हैं, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। सो हम लोग पहले लेते हैं कि दोनों के दोनों चले गए 100 पे। तो जब दोनों 100 पे चले गए उस कंडीशन में क्या होगा, जब दोनों 100 पे हैं तो उस कंडीशन में आपने यहाँ पे सेल किया था NSE पे, तो आप NSE पे करेंगे बाय, और BSE पे आपने बाय किया था तो BSE पे आप करेंगे सेल। तो यहाँ पे आपकी दोनों पोजीशंस क्लोज हो गई। अब कितने पे हमने सेल किया या कितने पे हमने बाय किया, तो हमने दोनों बाय और सेल किया 100 रुपीज़ पे। सो ये 100 रुपीज़ पे आपका बाय हो रहा है NSE में और 100 रुपीज़ पे आपका सेल हो रहा है BSE में। अब NSE में आपने सेल किया था 100.10 में और बाय किया 100 पे, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट, आपको NSE में प्रॉफिट हुआ है, NSE में आपको प्रॉफिट हुआ है 0.1 का, यहाँ 10 पैसे का आपको प्रॉफिट हुआ है। और BSE में आपने 100 में ख़रीदा और 100 में ही बेचा, तो BSE में आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ है। सो ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल आपका प्रॉफिट है 10 पैसे का। अब ये बहुत छोटा प्रॉफिट दिख रहा है आपको, लेकिन जब ये क्वांटिटीज़ लैक्स में होती हैं तो एक ही दिन में जब आपने 1 लाख क्वांटिटी में ये बाय सेल किया तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ वॉल्यूम। ये जब भी आर्बिट्रेजिंग की जाती है हमेशा वॉल्यूम में की जाती है, बड़े वॉल्यूम में ही आपको प्रॉफिट मिलता है, छोटे वॉल्यूम में यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। नाउ लेट्स से ये दोनों एक्सचेंजेस पे जो प्राइस था वो 100 नहीं होते हुए वो कितना हो गया, वो हो गया 80। दोनों एक्सचेंजेस पे प्राइस हो गया 80। हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि जो प्राइस गैप है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी 80 में आप बाय करेंगे और यहाँ पे भी 80 में आप सेल करेंगे। तो दोनों जगह आप 80 में करेंगे। सो NSE में क्या हो गया, NSE में आपने सेल किया था 100.1 पे और बाय किया है 80 पे, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपने 100.1 पे सेल कर दिया था और बाय किया आपने 80 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको 20.10 का प्रॉफिट हुआ। वहीं पे BSE में आपको लॉस हो गया क्योंकि आपने बाय किया था 100 रुपीज़ में और सेल किया है 80 में, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। सो अल्टीमेटली आपका नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट आपका वही है 0.1, क्योंकि 20.10 का प्रॉफिट और 20 का लॉस, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हो जाएगा 0.1 का। सिमिलरली आप अगर 120 पे भी करेंगे दोनों को सेल, उस कंडीशन में भी आपका प्रॉफिट जो निकलेगा वो यही निकलेगा 0.1 रुपीज़ का। तो ये 0.1 का प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, वो प्रॉफिट इन दोनों के बीच का गैप ही है। इनिशियली जब आपने आर्बिट्रेज किया था तो दोनों के बीच का गैप था 0.1, और यही 0.1 आपका आर्बिट्रेजिंग का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। सो ये प्रोसेस अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर से आप इसको वॉच करिए, ये आपको क्लियर होगा। ये बहुत ईजी सा प्रोसेस है और ये हर कोई मार्केट में कर सकता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको आपको बहुत बड़े वॉल्यूम में करना पड़ता है, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आप अगर किसी बड़ी कंपनी के शेयर देखेंगे, लाइक अगर आपने कोई ऐसी कंपनी चूज़ करी, TCS सपोज आपने चूज़ करी जिसका शेयर 3 फिगर्स में रहता है, तो वहाँ पे 10 पैसे नहीं, वहाँ पे 3 या 4 रुपये का डिफरेंस होता है। अगर 1000 रुपये पे NSE में है तो 1004 पे BSE में होगा। सो वहाँ पे जो प्राइस गैप है वो और ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली वो पूरा जो 4 रुपीज़ है वो आपका आर्बिट्रेजिंग से प्रॉफिट आपको वहाँ पे मिल सकता है। और एक दिन में ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं जब दोनों एक्सचेंजेस पे प्राइस सेम लेवल पे आ जाता है, दोनों पे 1000 हो गया है, दोनों पे 1010 हो गया फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो वहाँ पे हम लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं। और ये प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर एग्जिट होने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर भी मार्केट में अवेलेबल है जिनको हम आर्बिट्रेजिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये सब हम लोग डिटेल में देखेंगे, हम लोग आर्बिट्रेजिंग को भी कवर करेंगे अगेन डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में। तो यहाँ पे आपको ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आर्बिट्रेजिंग आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे
सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सस्ते मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में हम उसे सेल कर रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेजिंग. Types of derivative market. So there are two different types of derivative market available. One is over the counter and another is exchange traded. तो ये हम लोग देख चुके हैं कि ओवर द काउंटर क्या होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होता है. सो ओवर द काउंटर मतलब जहाँ पे दो लोग आपस में ट्रेड कर रहे हैं एंड द थर्ड पार्टी एक्सचेंज इज नॉट इन्वॉल्व. सो जब दो लोग आपस में ट्रेड करते हैं दैट इज ट्रेडिंग ओवर द काउंटर. और जब दो लोगों के बीच में एक थर्ड पार्टी इज एक्टिंग एज अ काउंटर पार्टी, बायर के लिए काउंटर पार्टी सेलर और सेलर के लिए काउंटर पार्टी इज द बायर. तो बायर को ये नहीं पता कि सेलर कौन है, सेलर को ये नहीं पता कि बायर कौन है, और ये दोनों अपनी डील एक थर्ड काउंटर पार्टी के साथ कर रहे हैं, दैट इज एक्सचेंज. सो उसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट. सो ओवर द काउंटर के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास? फॉरवर्ड एंड स्वैप. एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट के कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो एक्सचेंज ट्रेडेड के लिए वी हैव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जिसे हम F&O भी बोलते हैं. एंड ओवर द काउंटर के लिए हमारे पास है फॉरवर्ड एंड स्वैप. सो एक बार हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ओवर द काउंटर मार्केट इज नॉट अ फिजिकल मार्केट प्लेस बट अ कलेक्शन ऑफ ब्रोकर डीलर्स scattered across the country. The contracts are tailor made to fit in the specific requirement of dealing counterparties. तो कोई भी दो लोग आपस में अगर ट्रेड कर रहे हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर सकते हैं, उसे टेलर मेड बोला जाता है. मतलब आप अपने अकॉर्डिंग उसे वेरी कर सकते हैं. सो दैट इज ट्रेडिंग ओवर द काउंटर. On the contrary, exchange traded contracts are standardized, traded on organized exchanges with prices determined by the interaction of buyers and sellers through anonymous auction platform. तो डेरिवेटिव में अगर हम ट्रेड करते हैं थ्रू एक्सचेंज तो वहाँ पे जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाएगा बाय द इंटरैक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. जो बायर्स एंड सेलर्स का डिमांड एंड सप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग प्राइस ऑटोमेटिकली डिफाइन किया जाता है. एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव्स. क्यों डेरिवेटिव्स हम लोग यूज करते हैं? सो लाइक अदर सेगमेंट्स ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट सर्व्स द फॉलोइंग स्पेसिफिक फंक्शंस. Derivatives market helps in improving the price discovery based on the actual valuations and expectations. तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी बहुत प्रॉपर होता है. यहाँ पे आप एक्चुअल प्राइस को डिफाइन कर सकते हैं कि कितना प्राइस मार्केट में चल रहा है. बिकॉज डेरिवेटिव जब भी एक्सचेंज पे ट्रेड होता है सो बेसिकली देर आर multiple buyers and sellers which are available in the market. There are lakhs of buyers and sellers or millions of buyers and sellers, those who are available in the market. So जब इतने सारे बायर्स और सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो यू कम टू द कंक्लूजन ऑफ द एक्चुअल प्राइस विच शुड बी देयर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. तो उसे हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी. तो जब इतने सारे लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपको प्राइस पता चलता है कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, विच इज नोन एज प्राइस डिस्कवरी. Then derivative market helps in transfer of various risks from those who are exposed to risk but have low risk appetite to participants with the high risk appetite. तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि कम रिस्क लेना चाहता है तो उसके लिए डेरिवेटिव में वी हैव कंसेप्ट नोन एज हेजिंग जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इन डेरिवेटिव वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड एज हेजिंग. जो लोग रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं वो लोग स्पेकुलेट करेंगे और जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग हेज करेंगे. So what hedgers do actually? Hedgers are transferring their risk to the speculators. तो जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो लोग एक हाई रिस्क रेंज में रहते हैं और जो लोग हेजिंग कर रहे हैं वो लोग एक लो रिस्क रेंज में रह रहे हैं. सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल. अगर किसी पर्सन को अपनी रिस्क इंक्रीज करनी है तो वो लोग स्पेकुलेट करेंगे, अगर किसी को अपनी रिस्क रिड्यूस करनी है तो वो हेजिंग करेंगे. और ये दोनों के दोनों काम आर इजीली अवेलेबल थ्रू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स. Derivative market helps shift of speculative trades from unorganized market to organized market. The risk management mechanism and the surveillance of the activities of various participants in the organized space provide the stability to the financial system. तो अगर हमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं कराए जाते तो शायद हम भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे होते और बहुत सारी रिस्क को फेस कर रहे होते हैं, लाइक काउंटर पार्टी रिस्क. तो ऐसी कई सारी रिस्क है जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं. बट because we have an organized market with us, so people tend to shift from unorganized market to organized market because organized market has many advantages.
like it will provide you with a lot of security, it will provide you with a guaranteed settlement process. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट आपको प्रोवाइड करता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट fails to provide. So these are some things which are actually the significance of derivatives, and they are actually the reason why people are trading in derivative contracts. Last, various risks faced by the participants in the derivatives. So market participants must understand that derivatives being leveraged instruments have risk. तो ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव में रिस्क नहीं है, बट डेरिवेटिव में किस टाइप की रिस्क है तो एक बार देख लेते हैं हम लोग. अब ये ओवरऑल सारे डेरिवेटिव्स की बात हो रही है. इट्स नॉट अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, बट इट्स अबाउट ऑल दी ओवरऑल डेरिवेटिव्स. सो फर्स्ट इज काउंटर पार्टी रिस्क, दैट इज डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी. तो ये रिस्क कहाँ होगा? ये रिस्क होगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, मतलब ये रिस्क होगा ओवर द काउंटर में. तो ये स्वैप और फॉरवर्ड्स में रिस्क होगा, नॉट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. सो दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड. प्राइस रिस्क का मतलब होता है नॉर्मल मार्केट प्राइस मूवमेंट के कारण आपका प्रॉफिट या लॉस होना. सो दैट इज प्राइस रिस्क. तो ये तो हर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में होगा, लेट इट बी फ्यूचर्स, लेट इट बी फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस के ऊपर या नीचे जाने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, वो भी एक रिस्क होता है. सो अगेन दैट विल बी इंक्लूडेड इन द प्राइस रिस्क. देन वी हैव लिक्विडिटी रिस्क, दैट इज इनएबिलिटी टू एग्जिट फ्रॉम अ पोजीशन. सो अगेन जो थर्ड वाला रिस्क है वो भी कहाँ पे होता है? That is again found in the unorganized market. अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी डील किया है, सो हो सकता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लें, बट एग्जिट होने का आपके पास कोई रास्ता ना बचे. सो आपने बाय कर लिया एक पेंटिंग, और वो पेंटिंग आप सेल नहीं कर पा रहे, सो दैट माइट बी द केस. सो दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फोर्थ इज लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो यस, लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क भी होता है, और ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में ज़्यादा होता है. सो लीगल रिस्क इज ऑल अबाउट द रिस्क ड्यू टू द लीगैलिटीज. अब लीगल फॉर्म अगर आप देखें तो आपको फ्यूचर्स में मार्जिन पे करना पड़ता है. सो अगेन दैट इज अ लीगल रिस्क, दैट इज अ रिस्क विच इज एनफोर्स्ड ऑन द पीपल. बिकॉज ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इसके लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे. तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के कारण आपको ज़्यादा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ रिस्क, बट दैट ऑल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम अदर रिस्क, बट अल्टीमेटली दैट विल बी लीगल और रेगुलेटरी रिस्क. देन वी हैव ऑपरेशनल रिस्क, दैट इज फ्रॉड, इनएडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा. तो आपने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने का ऑर्डर लगाया, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो किसी दूसरे प्राइस से बाय हो जाता है. आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है मार्केट में, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज वो स्टॉप लॉस बाउंस हो गया है, और अब मार्केट गिरता जा रहा है और आपका लॉस बढ़ता जा रहा है. सो इस टाइप के भी रिस्क होते हैं. सो अगेन ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिस्क कम अंडर द ऑपरेशनल रिस्क. सो कहीं पे कुछ फ्रॉड है, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन है, improper execution है आपके orders का, all these comes under operational risk. So that is it from this chapter. With this topic we are closing the chapter 1 of NISM 8 equity derivatives. So if you want the video lectures of other chapters as well of this particular module, you can contact us on 8889302230, or you can also visit us on www.nisminstitute.com. Along with the video lectures, you will also be getting the 500 solved questions. तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप लोग परचेस कर रहे हैं क्वेश्चंस या आप लोग परचेस कर रहे हैं नोट्स. आपको सारी चीज़ें ऑन द गो एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म मिल जाएगी. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू विल बी गेटिंग all the solved questions, you will be getting all the chapter videos, and you will be getting the doubt clearing sessions as well. All you have to do for this package is to register yourself. The normal charges of this package are ₹7,000, but due to some reasons we are running a limited time offer, so you can avail this particular offer at ₹2,100. so आप लोग इसे 2,100 में avail कर सकते हैं, and this is a very limited time offer. If you avail this very quickly, then you might get this offer, else you might have to pay ₹7,000.